दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें, स्टॉक के अंदर हमने जबरदस्त गिरावट का माहौल देखा है। स्टॉक काफी नीचे आ गया है, लेकिन ये गिरावट सिर्फ रिलायंस पावर में नहीं है बल्कि पूरे के पूरे बाजार में जबरदस्त गिरावट का दौर जारी है। और ऐसे में अगर आप देखें तो जो गिरावट ये फ्राइडे को, उसके पीछे रीजन है पैनिक सेलिंग, वो भी रिटेल इन्वेस्टर की। आप देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन इस गिरावट के माहौल में भी डीआई ने जम के ज़बरदस्त खरीदारी की और एफआई की बिकवाली भी बहुत कम थी। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि जो डर है वो सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर में है, बल्कि बड़े फंड हाउस इस लेवल पे भी खरीदारी कर रहे हैं। आप ये समझ सकते हो कि जैसे ही ये माहौल बनने लगा कि चाइना में कोरोना ने विकराल रूप धारण कर लिया है, वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से लोगों की कंडीशन ख़राब हो रही है, लोग बहुत जल्द मर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको मेडिसिन मिल नहीं पा रही है, हॉस्पिटल में उनको बेड नहीं मिल पा रहे। ये जो सारी बातें ये एक डर पैदा कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने भुगती है कोविड की सेकेंड लेयर के टाइम में। लेकिन अब यहाँ पे इंडिया में सिचुएशन पूरी अलग है, डरने वाली इतनी बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखें तो हमारा वैक्सीनेशन 95% तक हो चुका है, सबको डबल डोज लग चुकी है। करीब 20% लोगों ने तो प्रिकॉशन डोज भी ले ली है। इसके अलावा सेकेंड वेव और थर्ड वेव में लोग इन्फेक्टेड हुए थे, उसकी वजह से एक हर्ड इम्यूनिटी भी बनी है। तो यहाँ पे लगातार सबकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं हो सकती, फिर भी लोगों में डर है और इसी ने पूरा माहौल बिगाड़ा है। कहीं फिर से लॉकडाउन न लग जाए, और ये जो पैनिक माहौल है ये गिरावट और कर सकता है। लेकिन तो डीआई जिस तरह से खरीदारी करे उसमें आपको डरना नहीं चाहिए, बल्कि खरीदारी का मौका तलाशना चाहिए। अब यहाँ पे हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 59,845 के स्तर पे आ चुका है। 980 पॉइंट की ज़बरदस्त बड़ी गिरावट, 1.61% गिरा बीएसई सेंसेक्स, और 60,000 के स्तर को भी इसने तोड़ दिया। जो गिरावट है वो सबसे ज़्यादा पेनी स्टॉक के अंदर ज़्यादा है, स्मॉल कैप के अंदर बहुत ज़बरदस्त है। आप देख सकते हो स्मॉल कैप 100 4.72% गिरा, यानी लगभग 5% की गिरावट। इसके अलावा निफ्टी स्मॉल कैप 50 वहाँ पर भी 4.66% की बड़ी गिरावट। निफ्टी स्मॉल कैप 250 4.39% की गिरावट। तो जितने भी छोटे पेनी स्टॉक या स्मॉल कैप है उनकी पिटाई बहुत ज़्यादा हुई, और ऐसे में रिलायंस में भी हमने गिरावट देखी है। और कम गिरावट देखें तो आपको निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 100 के अंदर दिखाई देगा। जो गिरावट है वो सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप के अंदर ही है। और एनर्जी सेक्टर में भी काफ़ी पिटाई हुई है, देख सकते हो आप निफ्टी एनर्जी 24,879 के स्तर पे आ चुका है, जहाँ पे 999 पॉइंट की ज़बरदस्त बड़ी गिरावट हुई, 3.86% गिरा निफ्टी एनर्जी भी। तो ये समझ ही सकते हो इसका नतीजा है कि रिलायंस पावर में भी हमने बड़ी गिरावट देखी है। आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लगा और स्टॉक 13.55 पर आ चुका है। यहाँ पे आपको पता होगा कि स्टॉक ने पिछले दिनों काफ़ी अच्छी तेज़ी बताई थी, जब वर्दे पार्टनर्स ने यहाँ पे इनको एक बड़ा फंड प्रोवाइड किया। उसके बाद में स्टॉक रॉकेट की गति से दौड़ा, जो 12 रुपीज़ के आसपास स्टॉक था वो 25 तक चला गया, पैसे डबल हो गए लोगों के एक महीने भर में। फिर स्टॉक धीरे धीरे नीचे आने लगा प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, और उसके बाद में जब बाजार में गिरावट हुई तो ये स्टॉक बहुत नीचे आ गया। लेकिन अभी भी पिछले एक साल के हिसाब से यहाँ पे 6.27% की तेज़ी है, और 6 मंथ के हिसाब से देखिए स्टॉक में हमें 14% की शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। 6 मंथ पहले इसकी प्राइस 11 के आसपास थी, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से स्टॉक में 11% की गिरावट हो चुकी है, और 5 डेज़ के हिसाब से देखें तो 14% की बड़ी गिरावट हुई है। यानी इस समय गिरावट का दौर जारी है। परंतु ये आपको ध्यान होगा कोविड काल में ये 1.20 यानी 1 रुपीज़ के आसपास स्टॉक था, वहाँ से दौड़ा तो 19 तक चला गया। तो ये काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता अनिल अंबानी ग्रुप की जो कंपनियाँ है धीरे धीरे सब नीलाम हो रही है, कारोबार धीरे धीरे उनका जो है वो कम होते जा रहा है। आने वाले समय अनिल अंबानी के पास सिर्फ रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर ही बचेगी। तो यहाँ पे देख सकते हो रिलायंस कैपिटल भी अब नीलाम होने वाली है, और इस रेस में देखें तो सबसे ऊपर टोरेंटो ग्रुप है, अहमदाबाद में इस कंपनी। और आप ये समझ सकते हो इन्होंने जो बोली लगाई है वो 8,640 करोड़ रुपये की सबसे बड़ी बोली है। तो ये इसकी नीलामी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दूसरे नंबर पे देखें तो यहाँ पे हिंदुजा ग्रुप है, और इसके अलावा कॉस्मिया पिरावल ग्रुप तो इस बोली से बाहर निकल चुका है। तो ये इसके और भी राउंड आगे बढ़ेंगे, और आप समझ सकते हो कि आने वाले समय ये कंपनी भी नीलाम हो जाएगी। और कुल मिला के अनिल अंबानी सबसे बाहर निकलना चाहते हैं। आने वाले समय वो सिर्फ रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर 2 कंपनियों पे ही ध्यान फोकस करेंगे। तो आप समझ सकते हो कि एक तरह से ये पॉजिटिव अपडेट है, क्योंकि अनिल अंबानी इन सब टेंशन से बाहर निकल रहे धीरे धीरे। इससे पहले अगर आप देखें तो रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस नेवल, वो सारी कंपनियाँ ऑलरेडी नीलामी की प्रक्रिया से गुजर रही है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है पावर सेक्टर के लिए। ये जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, रिपोर्ट बहुत ही दमदार। यहाँ पे देख सकते हो कि जो कोल प्रोडक्शन है इंडिया का वो 900 मिलियन टन तक पहुँच गया है। और ये जो केयर एज रेटिंग की जो रिपोर्ट है ये कह रही है कि आने वाले 2030 तक जो कोल की रिक्वायरमेंट है वो 1.5 बिलियन टन तक पहुंच जाएगी। तो ये समझ सकते हो कि आने वाले समय में और कोल डिमांड बढ़ेगी। इसका मतलब ये है कि इसका फ़ायदा रिलायंस पावर को मिलेगा। तो आप ये समझ ही सकते हो कि जिस तरह से कोल डिमांड बढ़ रही है उसका रिवेन्यू से सीधा
संबंध है और कंपनियों का रेवेन्यू बढ़ेगा क्योंकि उनकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक देखिए प्रोडक्शन जो है कोल का वो 850 से लेकर 900 मिलियन टन तक पहुँच सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आने वाले समय इस कैपेसिटी को और बढ़ाना होगा क्योंकि जो 1.5 बिलियन तक का इसको टारगेट है 2030 तक का, उस हिसाब से देखें तो कैपेसिटी को और बढ़ाना होगा। अब ये जो कोल प्रोडक्शन बढ़ा इसके पीछे वजह पिछले दिनों कोल माइंस ऑक्शन की थी सरकार ने, उसकी वजह से प्रोडक्शन और बढ़ने लगा है। सबसे बड़ी बात यह है कि नवंबर से अप्रैल के महीने के बीच में अगर आप देखें तो 524 मिलियन टन का एक नया माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्शन हुआ है और ये 17.1% है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ये आप देख ही सकते हो कि कोल जो है प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है और सबसे बड़ी बात है कि कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। तो समझ सकते हो कि जिस तरह से सरकार ने अपना गोल सेट किया कि आने वाले 2030 तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी ग्रीन एनर्जी के माध्यम से इंस्टॉल करनी है, लेकिन अभी वो पूरा नहीं हो पा रहा और इसलिए जिस तरह से ये जो डिमांड बढ़ रही है उसको पूरा करने के लिए कोल ही फिलहाल मुख्य जरिया है। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि ये जो डिमांड बढ़ रही है इसका फ़ायदा इन कंपनियों को मिलने वाला है, जिसमें आप देख सकते हो कि रिलायंस पावर भी शामिल है क्योंकि इसका खुद का कोल बेस्ड पावर प्लांट है। अब यहाँ पे एक बड़ी रिपोर्ट और है, यह इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तरफ से, उनकी तरफ से जो कहा जा रहा है कि पैंडेमिक दौर गुजरने के बाद जो कोल डिमांड है वो तेज़ी से बढ़ने लगी है और आप देख सकते हो कि जो कोल डिमांड है वो 1033 मिलियन टन तक पहुंच गई है और ये देख सकते हो कि 2020 के बाद ये 14% ज़्यादा है। यानी लगातार जिस तरह से सारी की सारी कारोबारी गतिविधियाँ शुरू हो रही है कोल डिमांड बढ़ रही है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि फिलहाल कोल को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है और इसकी जिस तरह से रिक्वायरमेंट बढ़ रही है क्योंकि कारोबार जिस तरह से पटरी पे आ चुका है, ऐसे में इसकी डिमांड और बढ़ेगी और ये समझ सकते हो कि इसमें आने वाले समय में कोल के माध्यम से गैसिफिकेशन भी शुरू होने वाला है। तो इसका फायदा भी देखने को मिल सकता है क्योंकि एक ग्रीन एनर्जी का निर्माण होगा कोल के माध्यम से, तो कोल की डिमांड ऐसे ही बढ़ेगी। और आप ये समझ ही सकते हो रशिया यूक्रेन का युद्ध होने के बाद वैसे भी इसमें कोल डिमांड और तेज़ी से बढ़ने लगी है। तो कुल मिला के आने वाले समय में ये जो पॉजिटिव बातें निकल के आई, ये इशारा करिए कि रिलायंस पावर फिर तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। दूसरी तरफ सरकार इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लेकर आ रही है 2022। अगर ये बिल पास हो जाता है तो पावर सेक्टर को एक नई संजीवनी मिलने वाली है क्योंकि अलग अलग डिस्कॉम ने बहुत सारा कर्जा लेकर का वो समय पर चुका नहीं पा रहे। इस अमेंडमेंट बिल के अंदर उनके लिए बहुत सारे एक प्रावधान रखे गए जिसकी वजह से आने वाले समय इनका सारा का सारा ड्यू जो बकाया है वो मिलेगा। वैसे भी सरकार ने सख्त कदम उठाया, उसकी वजह से पिछले 6 महीने में डिस्कॉम की ज़बरदस्त रिकवरी हो चुकी है, तो ये बेनिफिट भी मिलने वाला है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के है, जैसे कि आपको पता ही होगा रिलायंस पावर सिर्फ थर्मल पावर प्लांट के ऊपर काम नहीं करती बल्कि कंपनी ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में भी सक्रिय और काफ़ी अच्छे इनका ऑर्डर बुक है। ऐसे में अगर आप देखें तो सरकार की तरफ से PLI 2 लॉन्च की गई स्कीम और ये PLI 2 जो स्कीम है इसमें एडिशनल 19,500 करोड़ रुपये की फंडिंग की जाएगी सोलर एनर्जी सेक्टर के लिए। तो आप ये समझ ही सकते हो कि इसका फायदा भी देखने को मिल सकता है जिस तरह से कंपनी का कामकाज बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि रिलायंस पावर के फंडामेंटल देखें तो काफ़ी ठीक है क्योंकि कंपनी का मार्केट के आप देख सकते हो 4,607 करोड़ के आसपास, जो काफ़ी बड़ी बात है। करंट प्राइस 13.60 की है, लो इसका 11 का और हाई 25 का। स्टॉक आप देख सकते हो ऊपर के लेवल से बहुत नीचे आ गया है। सबसे बड़ी बात है इसकी बुक वैल्यू ही 32 की है, तो ऊपर जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। जिस तरह से माहौल बना हुआ पॉजिटिव, जैसे ही कुछ इसमें पॉजिटिव संभावना बनेगी स्टॉक फिर से रॉकेट की गति से दौड़ सकता है। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी अपनी लायबिलिटीज भी लगातार कम कर रही है, ये एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। मार्च 2021 में जहाँ पे 50,780 रुपीज़ के आसपास थी, जो मार्च 2022 में घट के 49,812 रुपीज़ के आसपास आ गई और सितंबर 2022 में ये 49,790 रुपीज़ के आसपास आ गई। तो लगातार कंपनी अपनी लायबिलिटीज को कम कर रही है, ये एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। इसके अलावा कंपनी के कैश फ्लो में बढ़ोतरी हुई है। मार्च 2021 में जहाँ पे 19 करोड़ के आसपास था, वो मार्च 2022 में 21 करोड़ तक पहुँच गया। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे FI और DI की तरफ से जम के खरीदारी की जा रही है। आप देख सकते हो FI ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग को जो दिसंबर 2021 में मात्र 4.92% के आसपास थी उसको बढ़ा के 7.97% कर लिया है। इसके अलावा DI ने यहाँ पे 3.50% की जो होल्डिंग है उसको कंटिन्यू रखा हुआ है पिछले 4 क्वार्टर से। गवर्नमेंट की भी यहाँ पे 0.01% की होल्डिंग है। इसके अलावा प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को 24.98% तक लाया, जो पहले मात्र 9% के आसपास थी। जनरल पब्लिक के पास फिलहाल 63.56% के शेयर है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए, लेकिन अभी वेट करें, इस समय इन्वेस्टमेंट न करें, एक बार बाजार को सेटल होने दें। जैसे ही बाजार सेटल होता है फिर से तेजी के साथ आगे बढ़ने को तैयार हो तो आप रिलायंस पावर में जरूर इन्वेस्टमेंट करें। यह एक लंबी रेस का घोड़ा है क्योंकि अनिल अंबानी इस कंपनी के ऊपर पूरा फोकस कर रहे हैं। ये कंपनी डूबने वाली नहीं है और सरकार की तरफ से भी बहुत सारा सहयोग मिल रहा है पावर सेक्टर को। तो निवेश को बनाए रखें, लेकिन फिलहाल नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सा अभी वेट करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।